तो फिर क्या वह शिक्षण को प्रभावशाली नहीं बना सकता है। तो संप्रेषण क्या होता है मित्रों? तो संप्रेषण होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, प्रभावशाली तरीके से अपने विचारों को रखना या विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? संप्रेषण है। तो संप्रेषण भी एक कला है। संप्रेषण के लिए क्या जरूरी है? तो संप्रेषण के लिए शिक्षक के पास संप्रेषण कुशलता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या चाहिए? शब्द भंडार चाहिए। भाई उसके पास शब्दों का क्या हो? भंडार हो, तभी ना उसकी संप्रेषण की कला विकसित होगी। और शब्द भंडार बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? चिंतन चाहिए। जब टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के पहले विषय सामग्री तैयार करता है, तो उसको क्या विषय सामग्री तैयार करते करते थोड़ा सा समय जो है सोचने पर दे देगा। जो विषय सामग्री पढ़ा रहा है अगर चिंतन कर लेता है तो शब्द भंडार स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो शब्द भंडार विकसित करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है संप्रेषण कला में शिक्षक निपुण हो पाएगा। तो संप्रेषण का मतलब तो क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। तो देखिए अब इसके क्या घटक होते हैं, इसमें कुछ प्रक्रिया होती हैं। ठीक, कौन प्रेषक होता है, कौन ग्राही होता है, किस माध्यम से कैसे संदेश जाता है, तो यहाँ से प्रश्न उठा लेता है। तो संप्रेषण क्या है मित्रों? कम्युनिकेशन को संप्रेषण कहते हैं, अर्थात विचारों का प्रभावशाली तरीके से आदान प्रदान करना। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है सामान्य बातचीत। देखते हैं विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति जिसमें चेतनतया या अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक, तो संप्रेषण क्या? द्विध्रुवी प्रक्रिया, जिसमें दो ध्रुव होते हैं। एक तरफ होता है कौन? एक तरफ होता है प्रेषक अर्थात शिक्षक, और दूसरी तरफ क्या होता है? ग्राही अर्थात प्रापक। तो इन दोनों के बीच में जो विचारों की अंतःक्रिया चलती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं संप्रेषण। और प्रभावशाली संप्रेषण के लिए विचार बहुत जरूरी है और शब्द भंडार होने बहुत जरूरी है। तो इसको देख लेते हैं मित्रों, संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व। देखिए इसमें पहला क्या होता है? प्रेषक होता है जो पढ़ाता है। फिर संदेश। संदेश क्या है? प्रेषक को पता होना चाहिए कि संदेश क्या है, क्या पढ़ाना है हमको। फिर माध्यम, किस माध्यम से देना है? शाब्दिक, अशाब्दिक, लिखित, अलिखित। ठीक, फिर ग्राही या प्रापक जो प्राप्त करता है। फिर अगला क्या है? प्रापक के बाद, पढ़ाने के बाद क्या मिलना चाहिए? प्रतिपुष्टि, फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के प्रमुख तत्व ये हैं: प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही या प्रापक भी कहते हैं, प्रतिपुष्टि। तो कभी कभी इस तरह पूछ देता है क्रम से, तो आप लोग इसको क्रम से याद रखिएगा। फिर संप्रेषण की प्रक्रिया के घटक। देखिए इसमें मुख्यतः कितने घटक होते हैं? 3 घटक। एक संप्रेषक होता है, फिर संदेश होता है और ग्राही। घटक पूछता है तो 3: संप्रेषक, संदेश, ग्राही। और संप्रेषण की प्रक्रिया में है तो 5: प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही और प्रतिपुष्टि। उस तरह तो बहुत हैं, लेकिन मुख्यतः ये हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सामग्री क्या होती है। सामग्री, संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक, अशाब्दिक। क्या होता है? शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब शाब्दिक में 2 आ गए, लिखित, मौखिक। भाई शब्द में लिखित भी आप बता सकते हैं, मौखिक भी बता सकते हैं। ठीक, तो लिखित में क्या हो गया? स्व अनुदेशित, शिक्षक द्वारा लिखित, जो शिक्षक द्वारा स्वतः लिखा गया हो। और अनमुद्रित में क्या हो गया? समाचार पत्र, शोध जर्नल, चार्ट, शब्दकोश और एटलस, पुस्तक, पोस्टर, कुछ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लिखित में अंतर्गत आ जाते हैं। और मौखिक में जो शिक्षक बोलता है,
वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वो मौखिक के अंतर्गत आ जाते हैं। जो भी शिक्षक संप्रेषण की प्रक्रिया में जो भी उसके पास विचार होते हैं, शब्द भंडार होते हैं उस विषय से संबंधित, तो जो वह बोलता है वह किस में आ जाएंगे? वह मौखिक में आ जाएंगे। फिर अगला है मित्रों संप्रेषण के प्रकार में अशाब्दिक। अशाब्दिक में कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि बिना बोले जो है सारी बात अपनी क्या कर देता है? हाव भाव के माध्यम से, इशारों के माध्यम से। ठीक, तो वाणी संकेत, हाव भाव, मुख मुद्रा, कभी कभी गर्दन हिला के बताता है, मुस्कुरा के बता देता है। ठीक है, सहमति जताता है, नाराजगी जताता है, गर्दन हिला के, मुस्कुरा के। और स्पर्श, कभी कभी बच्चे के पास जो है जाके स्पर्श भी कर देता है। तो यह क्या है? यह अशाब्दिक है। बिना बोले ही संकेत के माध्यम से जो चीज़ें प्रेषित की जाती हैं उसको हम कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। तो इसको याद रखिएगा। शाब्दिक में हो गया लिखित। ठीक, लिखित का मतलब जो उसके द्वारा स्वयं लिखी गई होती है। मौखिक में जो वह बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अशाब्दिक में वाणी संकेत, वाणी के माध्यम संकेत देता है, बोलता नहीं, संकेत देता है। हाव भाव, भाव भंगिताएं, मुख मुद्रा और स्पर्श। ठीक, ये हो गया। फिर संप्रेषण की सामग्री। देखिए संप्रेषण की सामग्री कितने प्रकार की होती है मित्रों? तो संप्रेषण की सामग्री ये भी 2 प्रकार की होती है। इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कौन जो है मुद्रित है, कौन अमुद्रित है, कौन श्रव्य है, कौन दृश्य है, कौन श्रव्य दृश्य दोनों है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो इसमें 2 प्रकार की सामग्री होती है। पहला मुद्रित, स्व अनुदेशित, जो शिक्षक द्वारा स्वयं लिखी होती है। ठीक है, मुद्रित में 2 होती है, स्व अनुदेशित, जो शिक्षक द्वारा स्वयं लिखी होती है। अन्य मुद्रित। ठीक है, अन्य जो है, अन्य में क्या हो गया? अन्य मुद्रित, जो शिक्षक नहीं लिखा है। तो क्या है? पुस्तक। बहुत से पुस्तकें होती हैं जो स्वयं नहीं लिखा होता है, कोई दूसरे लिखे होते हैं। पुस्तक हो गए, समाचार पत्र हो गए, शोध जर्नल पत्र हो गए, चार्ट हो गए, शब्दकोश हो गए, एटलस हो गए, पुस्तक, पोस्टर, ये सब क्या होते हैं? ये सब अन्य मुद्रित सामग्री होती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अमुद्रित सामग्री, जिसमें लिखा कुछ नहीं होता है। तो अमुद्रित सामग्री यह 3 प्रकार की होती है। श्रव्य मतलब जिससे सुनाई दे। दृश्य सामग्री, दूसरा दृश्य सामग्री जिसमें दिखाई दे। और तीसरा श्रव्यम दृश्य दोनों, जिसमें सुनाई और दिखाई दोनों दे। ठीक, तो अमुद्रित में श्रव्य जिसमें सुनाई दे, ऑडियो। ठीक, सुनाई दे। तो रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर। जब इसकी सहायता से संप्रेषण करता है तो इसको हम कहते हैं श्रव्य सामग्री, रेडियो और टेप रिकॉर्डर। दूसरा क्या हो गया? दृश्य सामग्री। दृश्य का मतलब होता है जो प्रक्षेपित किया जा सके, अर्थात दिखाई दे, सुनाई न दे। याद रखिएगा, सुनाई इसमें न दे, सिर्फ दिखाई दे। तो जैसे चार्ट हो गया, एपिडास्कोप, चार्ट, एपिडास्कोप, मैप, मॉडल स्लाइड, प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सब क्या होते हैं? ये प्रक्षेपित सामग्री होती है जो बोर्ड पे क्या करते हैं? बोर्ड पे वीडियो के माध्यम से क्या, या मोबाइल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से क्या प्रक्षेपित की जाती हैं। तो इस पे दिखाई देती हैं। ठीक है, ये दिखाई देती हैं और शिक्षक क्या करता है? उनके बारे में बताता हुआ चला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। श्रव्य दृश्य जो दिखाई दे और सुनाई दे, जिसके माध्यम से संप्रेषण किया जाए। तो उसके अंतर्गत आता है टीवी, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टीवी आप जान ही रहे हैं, टेलीविज़न, कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर में भी दिखाई देता है, सुनाई देता है। और वीडियो डिस्क और टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप जानते ही हैं, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक जगह बैठा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरी जगह क्या करता है?
पहुंचा सकता है, वहाँ से भी उन लोगों की बातें उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। ये संप्रेषण के विभिन्न माध्यम हैं। तो संप्रेषण क्या होता है मित्रों? संप्रेषण अपने विचारों को रखने की या विचारों को आदान प्रदान करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। अगर शिक्षण प्रक्रिया में, टीचिंग में संप्रेषण का एक कला है, तो शिक्षक के अंदर संप्रेषण की कला होनी चाहिए। इसमें वह निपुण होने चाहिए। निपुण कब होगा? जब उसके पास क्या होंगे? शब्द भंडार होंगे। और शब्द भंडार कहाँ से आते हैं? शब्द भंडार चिंतन से आते हैं। कहाँ से आते हैं? चिंतन से आते हैं। अब देखिए अब इसमें कितने पक्ष चाहिए? इसमें 2 पक्ष होने चाहिए। यह द्विध्रुवी प्रक्रिया है। जैसे शिक्षा क्या है? द्विध्रुवी प्रक्रिया, तो इसी तरह संप्रेषण भी द्विध्रुवी प्रक्रिया है। एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ छात्र, एक तरफ प्रेषक होता है, दूसरी तरफ ग्राही। ठीक, तो द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील है, निरंतर क्या होती है? निरंतर चलती रहती है। और इसमें क्या होता है? इसमें अंतःक्रिया होता है, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होता है, इंटरेक्शन होता रहता है शिक्षक और छात्र के बीच, अर्थात प्रेषक एवं ग्राही के बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। शिक्षक अपनी बात कहता है, फिर छात्र को अगर समझ में ही नहीं आता तो छात्र अपनी बात को रखता है। तो विचारों की जो प्रतिक्रिया चलती रहती है, अंतःक्रिया चलती रहती है, गतिशील प्रक्रिया है, एक प्रभावशाली प्रक्रिया है शिक्षण में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। ठीक है मित्रों, तो कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको याद रखिएगा। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व एक क्रम से पूछ देता है कभी कभी क्या होता है, ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही या प्रापक, मतलब जिसको संदेश दे रहा है, और प्रतिपुष्टि, संदेश देने के बाद क्या प्रतिपुष्टि मिलता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के घटक होते हैं। तो एक संप्रेषक, फिर संदेश, फिर ग्राही, 3। फिर महत्वपूर्ण ये है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या हो गया? शाब्दिक में हो गया आपका लिखित, मौखिक, जिसमें शब्द हो, लिखित हो गए और मौखिक हो गए। और अशाब्दिक में बिना बोले। ठीक है, शब्द तो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मौखिक हो गए, और लिखित भी शब्द हो सकते हैं, तो लिखित हो गया और मौखिक हो गया। अशाब्दिक में वाणी संकेत, बस बोलना नहीं, संकेत देना है, वाणी संकेत देना है। फिर हाव भाव, भावभंगिताएँ, इशारों से, मुस्कुरा के, गर्दन हिला के, ठीक, सहमति, असहमति, और मुख मुद्रा द्वारा, यह सब शिक्षक को कला आनी चाहिए। स्पर्श द्वारा, ठीक है, टच भी कर सकते हैं, टच करके भी बता सकते हैं। ठीक, फिर संप्रेषण की सामग्री, यह भी 2 प्रकार की होती है। पहला मुद्रित, दूसरी अमुद्रित। तो मुद्रित में हो गया, मुद्रित में जो लिखा हुआ है, तो स्व अनुदेशित, जिसमें शिक्षक द्वारा लिखित होता है। दूसरा अन्य मुद्रित होती है, जिसमें समाचार पत्र हो गए, शोध जर्नल, चार्ट, शब्दकोश, ठीक है, एटलस, पुस्तक, पोस्टर इत्यादि। और दूसरा क्या हो गया मित्रों? अमुद्रित। इसमें 3 होते हैं, श्रव्य, एक दृश्य, और श्रव्य दृश्य, 3 हो गए। तो श्रव्य में क्या हो गया? जो सुनाई दे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दिखाई ना दे, सिर्फ सुनाई दे। फिर दृश्य में क्या हो गया? जो जिसको हम देख सकें। तो याद रखिएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये प्रक्षेपित सामग्री है और दृश्य सामग्री है, ये प्रश्न पूछ लेता है। और क्या हो गया? चार्ट हो गया, मैप हो गया, मॉडल हो गया, स्लाइड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, एपिडास्कोप हो गया। इसमें सिर्फ दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसमें टीवी, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेक्स्ट और वीडियो डिस्क। तो इसको याद रखिएगा मित्रों। अब शिक्षण की प्रक्रिया में टीचिंग पेडागोजी का ये हम लोग का जो क्रम चल रहा था, इस लगभग समाप्त है। 1-2 टॉपिक बचा है, बाकी लास्ट में एकदम अंत में आज लगभग 24 वीडियो था जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी 1-2 टॉपिक है पेडागोजी का, उसको मैं लास्ट में बता दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखते हैं मित्रों इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक, तो इसको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगर आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए। ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।